जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बर्वे लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने काफी सारे प्रीवियस क्वेश्चन डील किए थे। आज हम थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री के अंदर सेकेंड पार्ट डील करेंगे, जिसमें पीएनएसटी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस को आगे डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम काफी सारे नए टाइप से क्वेश्चन जो प्रीवियस में पूछे गए हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा क्या बोला है। उस अभिक्रिया का होना असंभव है जब इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिसके लिए किसी भी रिएक्शन का होना इम्पॉसिबल है। मतलब वो कुल मिला के आपसे ये पूछना चाह रहा है कि हमको ये जो कंडीशन है उस कंडीशन को देखकर हमको बताना है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होगी। ठीक है जी। तो मैंने इसके पहले वाले जो लेक्चर है उसमें भी आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक के अंदर जो है दो टाइप के प्रोसेस हो गए। एक आपका होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, और सेकेंड नंबर पे यहां पर होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसको हम बोलेंगे ऊष्माशोषी प्रक्रम। ठीक है। अभी जो दोनों प्रोसेस है, ठीक है, इसके लिए तीन कंडीशन हम लोग ने पढ़नी होती है। एक तो ऑल टेम्परेचर पे क्या कंडीशन होती है, या एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो ऑल टेम्परेचर पे भी कराई जाती है, लो टेम्परेचर पे कराई जाती है और हाई टेम्परेचर पे कराई जाती है। सिमिलर केस एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी देखे जाते हैं। तो चलिए मैं कंडीशन आपको पहले बता दूं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे, तो इस पे ऑल टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे, ऑल टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, ये तीन टाइप के केस अगर हम बात करेंगे, और इसमें एंट्रोपी चेंज और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये तीनों में क्या वेरिएशन आएगा वो अगर हम देखेंगे तो इससे हमारा जो आंसर है वो बड़े आसानी से आ जाएगा। देखिए, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑल टेम्परेचर पे करवाई जा रही है तो ऐसे केस में जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आती है बेटा, वो कैसी आती है, नेगेटिव। एंट्रोपी चेंज की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव। और गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव। क्लियर। जब लो टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कराया जाता है तो ऐसे केस में एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, तीनों की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव। और हाई टेम्परेचर पे जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराई जाती है तो एंथैल्पी चेंज नेगेटिव, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैसा आता है, पॉजिटिव। ठीक है। अब ये सिमिलर तीन कंडीशन एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है, प्रोसेस होता है, ये भी ऑल टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर पे भी कराया जाता है और हाई टेम्परेचर पे भी ये कराया जाता है। ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस की हम बात करेंगे, अगर ऑल टेम्परेचर पे अगर ये रिएक्शन कराई जाती है या इंडोथर्मिक प्रोसेस ऑल टेम्परेचर पे कराया जाएगा तो एंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू आती है बेटा, ये कैसी आती है, पॉजिटिव। एंट्रोपी चेंज कैसा आता है, नेगेटिव। और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैसे आता है, पॉजिटिव। लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाई जाए तो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर, सॉरी, इंडोथर्मिक रिएक्शन अगर लो टेम्परेचर पे कराई जा रही है तो तीनों की वैल्यू, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये तीनों की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव। लेकिन हाई टेम्परेचर पे अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन करवाई जा रही है तो एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैसा आता है, नेगेटिव। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक, सॉरी, स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। उसके लिए एक कंडीशन में बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। जब डेल जी की जो वैल्यू है बेटा, ये अगर पॉजिटिव आ जाती है किसी रिएक्शन के लिए तो ऐसी जो रिएक्शन है ये होती है नॉन स्पॉन्टेनियस, ये होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और अगर डेल जी की वैल्यू कैसी आ जाए, नेगेटिव आ जाए,
तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब देखो ये जो क्वेश्चन आपको बोला गया है ना, इस क्वेश्चन में आपको लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ऐसी वाली कोई कंडीशन बोला ही नहीं है उसने, ठीक है। तो हम केवल ऑल टेम्परेचर वाली कंडीशन से डील कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। एक्सोथर्मिक में ऑल टेम्परेचर वाली जो कंडीशन है उसमें डेल जी की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, और डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको स्पॉन्टेनियस पूछा नहीं है उसने, उसने नॉन स्पॉन्टेनियस पूछा है। और नॉन स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर देखो यहाँ पर इंडोथर्मिक प्रोसेस के केस में ऑल टेम्परेचर पे डेल जी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, देखो पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू डेल जी की अगर आती तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब ये वाला जो केस है इसी से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन आप लेके चल सकते हैं। इस पे डेल एच की वैल्यू, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव, और डेल एस एंट्रोपी चेंज की वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव, और ये देखो डेल जी की वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमको पूछा भी था उसने, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कौन सा यहाँ पे जो कंडीशन है वो बिल्कुल करेक्ट है ऐसा पूछा था। तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आ रहा है और एंथैल्पी चेंज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर टेम्परेचर गिवन नहीं है तो ऑल टेम्परेचर वाली कंडीशन लेके चलना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाना है, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाना है। पीएनएसटी 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक आइडियल गैस के लिए इसने बोला था एडियाबेटिक एक्सपेंशन अगर कराया जाता है तो उस केस में बेटा कौन सी कंडीशन यहाँ पे करेक्ट होने वाली है, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। 4 ऑप्शन दिए थे, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0, हीट इक्वल टू 0, वर्क इक्वल टू 0, वॉल्यूम चेंज इक्वल टू 0, ऐसा दिया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था पीएनएसटी 2016 में। अब इसको अपने सॉल्व करना है हमको, देख लीजिए। देखिए क्या बोला है, सबसे पहले एक आइडियल गैस के लिए एडियाबेटिक एक्सपेंशन कराया जा रहा है। अब एडियाबेटिक कंडीशन अगर है, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो हीट है वो तो कांस्टेंट होगी बेटा, कांस्टेंट होगी, इसलिए Q इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ जाता है, बी वाला, ठीक है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन कराया जा रहा है, लेकिन एडियाबेटिक कंडीशन अगर होती है तो ऐसे केस में आपको याद रखना है हीट चेंज क्या, या हीट जो है वो कैसी रखी जाती है, कांस्टेंट। हीट कांस्टेंट रखेगी तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। अब यहां से ना एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, वो क्या, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसने थोड़ा सा ऐसे कर दिया कि एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन कर दिया इसने, मतलब उसने क्या बोला, रुद्धोष्म मुक्त प्रसार किया जा रहा है, एक आइडियल गैस का रुद्धोष्म मुक्त प्रसार किया जा रहा है, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो बेटा ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में क्या होगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। मैं कंटेनर में इसको थोड़ा सा एग्जांपल से बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, एक हमने कंटेनर लिया, उस पे हमने यहाँ पे क्या फिल करके रखी है, गैस, यहाँ पर हमने गैस फिल करके रखी है। कंडीशन कैसी है, एडियाबेटिक, ये एडियाबेटिक कंडीशन में अपन लोग ये करवा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो अभी गैस का वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक है, मतलब इसको इनिशियल वॉल्यूम बोल दो और इसको फाइनल वॉल्यूम बोल दो। और ये जो आपने ऊपर से इसको कंटेनर को ढक के रखा है, इसको मैं पिस्टन बोल दे रहा हूँ। ये जो आपके पास चेंबर दिख रहा है इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, पिस्टन बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो अंदर आपका गैस भरा हुआ है कंटेनर के, अगर इसमें फ्री एक्सपेंशन कराया जाए तो ये क्या होगा, गैस के पार्टिकल जो होंगे पिस्टन को ऊपर की ओर ढकेलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, फ्री एक्सपेंशन, इसको हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। अगर मैं फ्री एक्सपेंशन करा रहा हूं, मुक्त प्रसार करवा रहा हूं, तो देखो पिस्टन पे बाहर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, तो होगा क्या, अंदर से गैसेस के पार्टिकल पिस्टन को जब बाहर की ओर ढकेलेंगे तो बेटा ये जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अब पिस्टन पहुंच गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ गैस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ये इनिशियल वॉल्यूम था और ये कैसा हो गया, फाइनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ पर क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। अब क्या देख रहे हो आप कि जब गैसेस के पार्टिकल, गैस के पार्टिकल ने जब इसको क्या बोलना चाहिए, पिस्टन को ऊपर की ओर ढकेला, तो पिस्टन के ऊपर से कोई प्रेशर लग रहा है क्या, नहीं। मतलब यहाँ पर पिस्टन पे जो प्रेशर लगना चाहिए, जिसको एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं, पिस्टन के बाहर से जो प्रेशर लगना चाहिए था गैस पे वो नहीं लग रहा है। मतलब यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर कैसा है, 0। पी एक्सटर्नल कैसा है, यहाँ पे 0 है। तो ऐसे केस में बेटा जब एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे 0 है, तो ऐसे केस में अगर मैं वर्क डन निकालू तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल
डेल बी, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? ठीक है जी, वर्क डन का फॉर्मूला होता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक्सटर्नल प्रेशर अगर यहाँ जीरो है तो वर्क डन क्या हो गया बताओ? जीरो। वर्क डन क्या हो गया? जीरो। और वर्क डन जीरो है तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस क्या होता है? डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ एडियाबेटिक कंडीशन रखे थे, तो एडियाबेटिक कंडीशन में क्यू इक्वल टू तो क्या होता है ना, एडियाबेटिक कंडीशन रखे हो तो क्यू इक्वल टू तो क्या है? जीरो। हिट तो कैसी है? कांस्टेंट, तो क्यू इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू भी जीरो, तो डेल यू क्या हो जाता है? जीरो। ठीक है, मतलब अगर आपसे ये पूछा कि एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन के लिए कंडीशन पूछ लेता तो ऐसे केस में हीट चेंज, ये जो क्यू की जो वैल्यू है वो तो जीरो आती, डब्ल्यू भी जीरो होता, डेल यू भी जीरो हो जाता। क्लियर? लेकिन उसने केवल हमसे क्या पूछा था? एडियाबेटिक एक्सपेंशन पूछा था, तो इसलिए अपन सीधे क्या लगाएंगे यहाँ पर? Q इक्वल टू जीरो लगाएंगे, मतलब आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे? बी वाला करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था पीएनएसटी 2017 के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, एक मोल रियल गैस, एक मोल अगर हमारे पास रियल गैस है उसको आइसोथर्मली क्या किया, उसके इनिशियल वॉल्यूम को 10 टाइम क्या कर दिया उसने? एक्सपेंड कर दिया, तो इसमें एंट्रोपी चेंज क्या आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या क्या दिया, डेटा क्या दिया है देख लीजिए। पहले हमको यहाँ पे डेटा दिया है 1 मोल रियल गैस लिया है। आइसोथर्मल का मतलब क्या है? टेम्परेचर को कैसे रखा है यहाँ पे? कांस्टेंट रखा है। वॉल्यूम देखो, इनिशियल वॉल्यूम को 10 टाइम उनने क्या किया है? एक्सपेंड किया है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम वी, इसको मैंने क्या मान लिया? 1 लीटर। फाइनल वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसके लिए एंट्रोपी चेंज। तो देखो जरा ध्यान से, अगर मेरे पास क्या बोलना चाहिए? रिवर्सिबल, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए हम एंट्रोपी चेंज का जो फॉर्मूला देखते हैं, देखो एंट्रोपी चेंज अगर मेरे को निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता था? 2.303 एन आर लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एंट्रोपी चेंज का। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस पे ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इजीली सारी चीजें बन जाएगी। अब मोल्स आपको दिया है, फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम आपके पास है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो बताइए, ये हो जाएगा डेल एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303, मोल्स कितने हैं? 1 इंटू आर, आर की वैल्यू यहाँ नहीं रखना है क्योंकि आपके ऑप्शन में सारे के सारे देखो ऑप्शन में आपको आर नजर आ रहा है। ठीक है, लॉग वी फाइनल, फाइनल वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर, 10 डिवाइडेड बाय 1, इनिशियल वॉल्यूम कितना बोले थे? 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो 2.303 1 इंटू आर तो आर ही होगा। यहां देखो क्या बचेगा? लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1, सबको पता है लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 रख देंगे, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या बताइए? डेल एस इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए? 2.303 आर। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाना है? बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना है। बस आपको फॉर्मूले क्लियर चाहिए, अगर फॉर्मूला आप सही लगा पा रहे हो तो आपसे आंसर बिल्कुल कैसा आएगा? एग्जैक्ट करेक्ट आने वाला है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, H2Cl2 और HCl की आबंध वियोजन ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो कितनी कितनी दी है? 110, 52, 103 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये दी हुई है यहाँ पर। ओके, पीएनएसटी 2019 में क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। फिर लास्ट में बोल रहा है एचसीएल गैस के फॉर्मेशन की एंथैल्पी आपको पता करनी है। ठीक है, तो हमको क्या क्या डेटा पहले दिया है उसको हम लिख लेते हैं थोड़ा यहाँ पे। सबसे पहले दिया है हमको क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इसको हम लिखते हैं डेल एच बी से, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2, ये कितने दिया हुआ था? 110 किलो कैलोरी पर मोल, ये दिया हुआ है। ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2 कितना दिया हुआ है देख लीजिए, ये दिया हुआ है बेटा 52 किलो कैलोरी पर मोल। और आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HCl दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ था बताइए? 103
किलो कैलोरी पर मोल, ये दिया हुआ है। ओके, और फॉर्मेशन एंथैल्पी आप किसकी पूछा था, उसने आपको HCl गैस की फॉर्मेशन एंथैल्पी पूछा है। कैसे करोगे, आपको पता है किसी भी कंपाउंड के अगर 1 मोल का फॉर्मेशन करना होता है तो उसमें जो हीट चेंज आता है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो अगर मुझे HCl गैस के फॉर्मेशन की एंथैल्पी लिखना है तो इसके पहले मुझे इसकी रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा पहले मुझे, H2 गैस, हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिमेंट लेना पड़ेगा। और इससे 1 मोल मैंने क्या बनाया, HCl गैस। ठीक है, तो ये 1 मोल HCl गैस जो बना है मेरे पास, ये मेरे पास जो बना है, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए मुझे क्या देखना है, इस रिएक्शन के लिए मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 मोल HCl गैस अगर मुझे बनाना है तो मुझे H2 और Cl2 गैस के स्टैंडर्ड फॉर्म को लेना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका हाफ मोल और इसका हाफ मोल लिए तब जाके यहाँ पे 1 मोल क्या बना, HCl बना। अब इस रिएक्शन में आपको क्या बोला है, इस रिएक्शन में जैसे HCl का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसके फॉर्मेशन की आपको जो है एंथैल्पी पता करना है। तो कैसे निकालोगे, तो हमारे पास जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देके रखा है। तो रिएक्टेंट में मेरे पास H2 और Cl2 है जिसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया, और प्रोडक्ट जो HCl है उसके लिए भी उसने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया है। तो ऐसे केस में इस रिएक्शन के लिए मैं बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी अगर निकालना चाहता हूँ रिएक्शन की, तो डेल एच, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल एच ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया में जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो निकालना है। तो यहाँ पे एंथैल्पी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा बेटा। ठीक है जी, ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में अब वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट के अंदर कौन आ रहा है, H2 और Cl2। अब इसके यहाँ कितने कितने मोल है, हाफ हाफ मोल है, और यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी H2 और Cl2 के 1 मोल के लिए दिया है। तो इसको पहले अपन लिखते हैं, तो डेल एच रिएक्शन अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, H2 और Cl2, लेकिन ये कैसे हाफ हाफ मोल है, तो हाफ मोल H2, तो H2 के लिए क्या दिया हुआ था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डेल एच बी ऑफ H2 प्लस एक और रिएक्टेंट है ना हमारे पास, कौन सा, क्लोरीन। तो क्लोरीन का कितना मोल है, हाफ मोल है, इसके लिए डेल एच बी एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, या सॉरी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2 आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस ये रिएक्टेंट आ गए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट कितना था आपके पास, 1 मोल, और उसके 1 मोल के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंटू आप क्या कर सकते हो, डेल एच बी ऑफ HCl। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर लो, तो देखो हाफ इंटू एंथैल्पी सॉरी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 कितनी दिया था, 110। यूनिट में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझना, क्योंकि यूनिट सब में सेम है, तो यूनिट आपकी सेम ही आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, हाफ इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2 कितनी देके रखा था बताओ, 52 माइनस 1 इंटू डेल एच बी HCl, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HCl कितनी दिया था, 10। तो 10 इंटू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 103 ही आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन ने लिख दिया। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाता है 55। 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2, और ये 6, और ये माइनस क्या रहेगा 103। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 81 माइनस 103। 103 से इसको माइनस कर लो बेटा, तो ये आपके पास 22 आ जाएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस पे, -22। ठीक है, क्या आ जाएगा, -22। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन में कितनी निकल के आ रही है बताओ, 22। कितनी निकल के आ जाएगी, 22। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर देख लीजिए, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, सी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर आता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एंट्रोपी घट जाएगी। पीएनएसटी में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छे से, पहले आप अच्छे से पढ़ लिए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक जो है इसके क्वेश्चन आपको अगर करना है तो इसके पूरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर सीखने पड़ेंगे।
चलिए सबसे पहले की बात अगर हम बात करते हैं एंट्रोपी की, एंट्रोपी डिक्रीज होती है कह के बोला है, किसकी होगी, ऐसी कौन सी स्थिति है यहाँ पे ऐसे पता करना है। देखो सबसे पहले दिया है अगर अंडे को उबाला जाता है, अंडे को उबाला जाता है तो अंडे के अंदर क्या होता है बताओ, अंडे में क्या पाया जाता है, प्रोटीन, और प्रोटीन में क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। अब बताओ जैसे उसको बॉईल किया जाता है अंडे को, तो उनके अंदर जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं, वो बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं बेटा, ब्रेक होते हैं, और बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो वहां अनियमितता आएगी, अनियमितता आएगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो जो पहला केस यहाँ पर देख रहे हो आप, पहले केस में बेटा जब भी अंडे को बॉईल किया जाता है तो एंट्रोपी बढ़ती है। तो भैया एंट्रोपी अगर बढ़ती है तो ये तो ऑप्शन अपना गलत हो गया, क्योंकि हमको तो एंट्रोपी घटती है ऐसा कंडीशन पता करने बोला था। ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एक यौगिक का अगर डिकम्पोजिशन कराया जाए, डिकम्पोजिशन का मतलब देखो मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, अब ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, अगर मैं इसका डिकम्पोजिशन कराता हूं तो हीट करवा रहे, तो हीट करवाने पर ये ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड पे और CO2 गैस पे। क्लियर है? तो देखो ये सॉलिड सब्सटेंस डिकम्पोजिशन के बाद गैस सब्सटेंस में बदल रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में अगर कोई सब्सटेंस जा रहा है, मतलब वहां एंट्रोपी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ के रखा है कि पदार्थ की जो एंट्रोपी अगर हमने बात किया था तो सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है, उससे ज्यादा लिक्विड की, और उससे ज्यादा किसकी होती है, गैस, क्योंकि जैसे जैसे आप ऐसे सिस्टम में चल रहे हो तो सॉलिड में रेंडमनेस कम होती है, लिक्विड में रेंडमनेस उससे ज्यादा होती है, और गैसेस के पार्टिकल में रेंडमनेस और ज्यादा होती है। तो रेंडमनेस जैसे जैसे बढ़ती है एंट्रोपी वहां पे कैसे होते जाती है, बढ़ते जाती है। ठीक है जी, तो यहां पर अपन क्या देख रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हुई उसमें सॉलिड सब्सटेंस गैस में बदल रहा है बेटा, इसका मतलब यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और एंट्रोपी बढ़ रही है मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि हमको क्या बोला है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही वाली कंडीशन पता करना है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड पे आते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। ठीक है, जब रबर बैंड की अगर हम बात करते हैं तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है, रबर बैंड को जब स्ट्रेच किया जाता है तो ऐसे केस में एंट्रोपी डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, क्योंकि जब भी रबर बैंड को स्ट्रेच किया जाता है तो ऐसे केस में एंट्रोपी यहां पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। और लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर लीजिए, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि बेटा हमारे पास जब कोई वाटर है जो कि लिक्विड स्टेट में है, इसको अगर मैंने बॉईल किया, और बॉईल करने पर या इसको हीट करे, गर्म किए या बॉईल किए बोल सकते हो, और हीट करके वाटर को कौन से स्टेट में चेंज कर दिया आपने, गैस, तो इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर। क्लियर है? तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि लिक्विड से कहां जा रहे हो, गैस में, और लिक्विड से गैस में जाओगे बेटा तो एंट्रोपी क्या होगी बताओ, इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, तो ये वाला ऑप्शन भी कैसे हो चुका है, गलत हो चुका है, तो सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए, 2 या 3 लाइन के क्वेश्चन आपको देखने को ज्यादा मिलते हैं थर्मोडायनेमिक के पेपर में या थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चन सीरीज में, लेकिन होते आसान है। चलिए देखते हैं, एक प्रयोग में क्या देखा गया या प्रेक्षित किया गया कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के दहन की एंथैल्पी, दहन की एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, कितनी है, -393.5 और -283 किलो जूल मोल इनवर्स है। फिर क्या बोल रहा है, किलो जूल मोल इनवर्स में कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन की एंथैल्पी पता कीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है, डेटा क्या दिया है वो चेक कर लीजिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबशन की हीट, तो यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन इसको ऐसे लिखते हैं, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी पहले कार्बन है ना, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, कार्बन कितना दिया हुआ था बेटा, -393.5 किलो जूल मोल इनवर्स, ये दिया हुआ था। ठीक है जी, और क्या दिया हुआ है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दिया हुआ है कितना, ये दिया है -283 किलो जूल मोल इनवर्स दिया है। और आपको क्या बोला है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन पता करना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन किसकी निकालना है, कार्बन मोनोऑक्साइड की निकालना है। तो सबसे पहले मेरे को हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की निकालना है, तो मेरे को 1 मोल स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वो रिएक्शन लिखते आनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर मेरे को 1 मोल बनाना है तो कार्बन सॉलिड 1 मोल लेंगे, हाफ मोल हमने क्या लेना होता है, O2 गैस लेना पड़ता है, और ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, CO गैस। तो ये मेरे पास रिएक्शन आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये आपकी 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन की जो है रिएक्शन आ गई मेरे पास,
तो यहाँ पे जो हीट चेंज आने वाला है उसको आप हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। इस रिएक्शन में जो हीट चेंज आने वाला है या हीट एक्सचेंज जो भी आने वाला है उसको आप हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन अगर मेरे को निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, दिया क्या है बेटा, कंबशन हीट दी हुई है, ठीक है, किसकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो यहां पर याद रखना जब भी कंबशन हीट दी जाती है तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस करते हैं हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे बेटा रिएक्टेंट कौन है, कार्बन, और कार्बन की कंबशन हीट इतनी दी है, और प्रोडक्ट क्या है, CO, इसकी कंबशन हीट इतनी दी हुई है। तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो और आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, कार्बन, तो कार्बन की हीट ऑफ कंबशन कितनी दिया हुआ है वैल्यू, -393.5, और ये माइनस प्रोडक्ट की कंबशन हीट कितनी दिया है, प्रोडक्ट क्या था, CO, -283। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 283, यूनिट दोनों की सेम है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, किलो जूल मोल इनवर्स में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या है, 393.5 से 283.0, इसको माइनस कर दो तो ये 5, यहाँ पे 3 से 3 क्या होगा, 0, यहाँ पे क्या बचा 1, और यहाँ पे क्या बचा 1, 110, माइनस में आंसर आएगा क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यू के सामने क्या साइन है, माइनस, तो -110.5, ठीक है, किलो कैलोरी, सॉरी कैलोरी नहीं है, किलो जूल मोल इनवर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ये निकल के आ जाएगी कितनी, -110.5, मतलब आपके पास करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया रहता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आपको यहाँ दिखने को मिल रहे हैं, एक माइनस के साथ दिया और एक प्लस के साथ, वैसे ये दो वैल्यू यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक माइनस के साथ और एक क्या दिख रही है, प्लस के साथ, तो ये माइनस वाली वैल्यू के साथ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमने प्रूव करके दिखा दिया। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, देखिए, निम्नलिखित में से सबसे कम एंट्रोपी किसकी है, निम्नलिखित में से सबसे कम एंट्रोपी किसकी है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर पहले में क्या बोल रहा है, अगर भैया मेरे पास जो O2 गैस है अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस पे, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस पे है, तो बताओ 25 डिग्री सेल्सियस पे तो O2 क्या होती है, गैस ही होती है ना। चलो लिखते हैं, ऑप्शन सेकंड लिखते हैं। फिर क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन गैस एट STP, STP पे टेम्परेचर कितना होता है, तो O2 गैस को अगर STP पे लिया जाए तो STP पे क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, या इसी को 273 केल्विन टेम्परेचर बोल सकते हैं, इतना टेम्परेचर होता है STP पे। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है कि नहीं है, 1 atm प्रेशर और वॉल्यूम 22.4 लीटर। क्लियर, तो ये STP में देखो ये जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 273 केल्विन टेम्परेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आओ, क्या बोल रहा है ऑप्शन, पहले उसको देख लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि O2 गैस जो है वो यदि 30 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, और चौथे नंबर पे क्या बोल रहा है कि जो O2 गैस है भैया वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे। तो ये चार कंडीशन दिया और बोलता है कि सबसे कम एंट्रोपी जो है किसकी होगी। तो बेटा यहां ध्यान देना, आपको एक बात पता है, जितना टेम्परेचर लो करते जाओगे पदार्थ की वहां पे लिक्विड स्टेट आने लग जाती है, ठीक है। तो जनरली नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा वो गैसेज स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, तो ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखो ये 30 वाला है, तो यहाँ तो ये गैस स्टेट में है, ठीक है, डन है, एंट्रोपी ज्यादा होगी, यहाँ एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। इससे थोड़ा सा टेम्परेचर कम यहाँ है तो एंट्रोपी यहाँ पे भी ज्यादा होगी, लेकिन इसके कंपेयर में यहाँ एंट्रोपी कैसी होगी, कम, ठीक है। इसके बाद देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या अगर हम जाते हैं तो क्या हमको ऑक्सीजन गैस फॉर्म में नहीं मिलती, गैस फॉर्म में मिलती है, यस। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन गैस फॉर्म में मिलेगी, तो यहाँ पे भी एंट्रोपी बड़ी होगी, लेकिन ये तीसरे कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन ये देखो 0 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है 0 केल्विन टेम्परेचर पे आपका जो ऑक्सीजन है ना ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, किस पे, लिक्विड पे। तो यहाँ एंट्रोपी सबसे कम होगी, यहाँ एंट्रोपी क्या होगी, सबसे कम। तो मिनिमम एंट्रोपी यहीं पे हो सकती है, सबसे मिनिमम एंट्रोपी यहां पर ही देखी जा सकती है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डी वाला हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो सबसे कम एंट्रोपी कहां पे होगी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था
19 में क्वेश्चन आया हुआ था पीएनएसटी एग्जाम में, बहुत शानदार क्वेश्चन था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए, एक लिक्विड है जिसके वाष्पीकरण की एंथैल्पी दिया है 30 किलो जूल मोल इनवर्स, और वाष्पीकरण की एंट्रोपी जो है वो दिया है 75 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो बोलता है लिक्विड का क्या बताओ, बॉइलिंग पॉइंट बताओ। तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा ऐसे पूछा है। क्या क्या डेटा दिया है पहले वो देख लेते हैं। पीएनएसटी में पूछा गया था 2019 में, डेटा क्या दिया है और कैसे सिंप्लीफाई करना है वो देखो। तो यहाँ पे हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको दिया है बेटा कितना, 30 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। और क्या बोल रहा है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन की एंट्रोपी ना, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन ये कितनी दिया है, 75 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अच्छा, और आपको टीबी निकालने बोला है, मतलब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है आपको ये, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनता है ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन निकालने का फॉर्मूला ये बनता है, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल टू होता है, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल टू क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय टीबी, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां से अब टीबी निकालना है, तो ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, टीबी इक्वल टू डेल एच वी डिवाइडेड बाय डेल एस वी, वैल्यू रख दो आप। ये क्या है, चलो मैं इसको भी लिख देता हूं ताकि कुछ बच्चों को जो डाउट आ रहा है वो डाउट भी ना रहे। ये क्या है, देखिए ये जो डेल एच वी है इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। और ये जो डेल एस वी है इसको आप एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये वाष्पीकरण की एंट्रोपी, ये वाष्पीकरण की एंथैल्पी जो आपको गिवन है डेटा यहाँ पर, क्लियर। चलो वैल्यू पुट कर देते बेटा, बताइए डेल एच वी की वैल्यू कितनी दी है, 30 किलो जूल मोल इनवर्स दी है, और डेल एस वी की वैल्यू कितनी दी है, 75 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये केल्विन इनवर्स है और ये किलो है, याद रखना, ठीक है। किलो में स्मॉल के आता है और केल्विन में कैपिटल के आता है, थोड़ा सा याद रखना, टीबी, ओके। अब देखिए जरा ध्यान से, यूनिट से यूनिट भी काट सकते हो आप, यहाँ पे क्या क्या कट जाएगा, जूल से जूल काट दो, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स काट दो। किलो को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं किस पे, किलो को अगर मैं बदल दूं थोड़ा सा, किलो को अगर मैं चेंज कर दूं 30 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं किलो को हटा के मैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 75, यहाँ पे क्या है केल्विन इनवर्स, ठीक है, ये टीबी। अब देखो जरा, ये जो 10⁻³ है बेटा, इसको मैं ऐसे लिख लूं 30, और ये 30 लिखा मतलब 100 है, सॉरी 1000 है, 1000 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे यहाँ पे 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 75 केल्विन इनवर्स। 75 से 300 कितने बार कटा, 4, तो बेटा ये 400 क्या बच गया आपके पास के। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना टेम्परेचर ला लिया आपने, 400 केल्विन। कितना टेम्परेचर ला लिए, 400 केल्विन, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला जा रहा है, जब एक आइडियल गैस का 1 मोल 300 केल्विन ताप की कांस्टेंट टेम्परेचर पे 1 बार से 5 बार तक, 1 बार से 5 बार तक रिवर्सिबल फॉर्म से संपीड़ित किया जाता है, तो ऐसे केस में किए गए कार्य की गणना करने के लिए बोल रहा है। बेटा फिर से अच्छे से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप और समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर जो है जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है, यहाँ पर एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है, जिसमें वो क्या बोल रहा है, देखो यार ध्यान से, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 मोल आइडियल गैस को कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जो डेटा दिया है चलो उसके अकॉर्डिंग अपन पहले लिखते चलते हैं। हमको यहाँ पे 1 मोल गैस दिया है, कितने मोल, 1 मोल गैस दिया है, और इसको क्या बोल रहा है, टेम्परेचर कैसे रखा है, कांस्टेंट, और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी देके रखा है,
300 केल्विन टेम्परेचर रखा है, ठीक है जी। इसके बाद क्या बोल रहा है कि हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है ना, रिवर्सिबली। जब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर को 1 बार से 5 बार तक जो है अप्लाई किया जा रहा है, मतलब यहाँ इनिशियल प्रेशर जो है वो कितना रखा गया है, 1 बार रखा गया है, और फाइनल प्रेशर जो है वो कितना रखा गया है, 5 बार रखा गया है, ठीक है। ऐसे केस में आपको वर्क डन निकालना है, और वर्क डन निकालना है तो ये जो प्रोसेस आपको बोल रहा है वो कैसा है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन कंप्रेशन वाला जो है प्रोसेस है ये। इस केस में अगर मुझे वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसको अपन यहाँ लिखते हैं -2303 nRT log P इनिशियल अपॉन P फाइनल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसको अपने को याद रखना है और इसी पे वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अगर भाई फाइनल प्रेशर को ऊपर लेके जाओ, इनिशियल को नीचे लेके आऊं, तो ये माइनस वाला साइन हट जाएगा, तो W इक्वल टू हो जाएगा 2303 nRT log P फाइनल अपॉन P इनिशियल। ये आपके पास फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे जो R है बेटा, R क्या है यहाँ पे बताइए, R ये गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू यहाँ पर आपको मैं लिख के बता दे रहा हूँ, अच्छे से आपको याद रखनी है। चलो यहाँ लिख दूं कि यहाँ लिख दूं, चलो यहाँ लिख देते हैं। R की वैल्यू 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये इसको याद रख लेना, जो वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। 2.303, n की वैल्यू कितनी है 1, मैं यूनिट के साथ बेटा ये वैल्यू रख रहा हूँ 1 मोल, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, इंटू टेम्परेचर कितना दिया है 300 के दिया है, इंटू लॉग पी फाइनल कितना है, फाइनल प्रेशर कितना है 5 बार, और इनिशियल प्रेशर कितना है 1 बार, तो 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1, तो ये log 5 हो गया। और log 5 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, log 5 की वैल्यू होती है 0.7, ये log 5 की वैल्यू है, इसको भी अपनी को रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, क्या क्या बच रहा है, अच्छा कुछ यूनिट से यूनिट कट रही है क्या, देख लेते हैं। कुछ यूनिट से यूनिट कटेगी क्या, यस, मोल से मोल इनवर्स कैंसिल आउट होगा, केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे जूल में आएगा, लेकिन वहां किस में आ रहा है, किलो जूल में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन यहाँ पे लिखते हैं W इक्वल टू 2.303 इंटू यहाँ क्या है 8.314 इंटू 300 इंटू 0.7, 0.7 कहाँ से आया, log 5 की वैल्यू रख दी है। अब इसको सारी वैल्यू को आप जब मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो है, जो वैल्यू एक्चुअल में आ रही है वो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके रखी है, तो वैल्यू मैंने लिख देनी है, ध्यान सुन लो, 4020.8 जूल, ये वैल्यू आ गई। अब बेटा जूल में तो आंसर आ ही नहीं रहा है, जूल में आंसर आ ही नहीं रहा है, आंसर किस पे आ रहा है, किलो जूल में, तो बड़ा आसान है ना, जूल को किलो जूल में बदल सकते हैं। तो बताओ W इक्वल टू, इसी को मैं किलो जूल में बदलू तो 4020.8 इंटू 10⁻³ -3 किलो जूल नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 10⁻³ है, मतलब 0.3 संख्या के पहले यहाँ लगा लो, तो W इक्वल टू 4.02 इंटू, सॉरी इंटू नहीं लगेगा यहाँ पे, सीधे किलो जूल, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ये मेरे पास फाइनल क्या आ जाएगा बताओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैच कर लो कौन सा आंसर मैच हो रहा है आपका, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, आंसर आपके पास कौन सा वाला मैच हो रहा है बेटा, यहाँ पे आपका आंसर सी वाला मैच हो रहा है, कौन सा वाला, सी वाला मैच हो रहा है, मतलब ये जो वर्क डन जो आपके पास निकाल के ला रहे हो, वो कौन से नंबर का आंसर हो जाएगा, 3rd नंबर का यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बाकी इजी क्वेश्चन है, इजीली आपसे हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से। निम्नलिखित अभिक्रिया में एसिटिलीन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी की गणना करने बोल रहा है आपको, ठीक है। क्या रिएक्शन दिया, अच्छा रिएक्शन थोड़ी सी गड़बड़ लिखी हुई है, इसको अपन थोड़ी सी सुधार लेते हैं पहले। ये ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन नहीं है ना, एक्चुअल में वो टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा समझ लीजिए। कार्बन सॉलिड 2 मोल्स लिए हैं, H2 गैस का 1 मोल लिया है और C2H2 बना दिया है।
इस अभिक्रिया के लिए जो है एंथैल्पी चेंज की वैल्यू 225 किलोजूल मोल इनवर्स दी गई है। कार्बन की सब्लिमेशन जो एंथैल्पी है वो दी है 710 किलोजूल मोल इनवर्स, और कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो है बॉन्ड एनर्जी जो है वो दी है 350 किलोजूल मोल इनवर्स और 330 किलोजूल मोल इनवर्स। इसको अपन सेकंड पेज में लिख लेते हैं और उस पे फिर मैं आपको बना के बताता हूँ कैसे आपको करना है। ठीक है, पेज नंबर अपन सेकंड ले लेते हैं यहाँ पे स्लाइड, उस पे अपन अच्छे समझते हैं। हमको एक रिएक्शन दिया है बेटा, उसने 2 मोल्स ऑफ कार्बन सॉलिड प्लस H2 गैस कन्वर्ट हो रहा है और क्या बना रहा है, एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन बना। इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन उसने कितनी देके रखा है, देख लीजिए, ये देके रखा है बेटा 225 किलोजूल मोल इनवर्स, 225 किलोजूल मोल इनवर्स उसने क्या देके रखा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देके रखा है। और क्या क्या डेटा दिया है देखिए जरा, और क्या क्या डेटा दिया है जरा देखिए। यहां पर दिया है बेटा उसने क्या, ओके, कार्बन की सब्लिमेशन एंथैल्पी दिया है। क्या दिया है, कार्बन की सब्लिमेशन एंथैल्पी, मतलब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इसको ऐसे लिखते हैं किसके लिए, कार्बन के लिए। कितनी देके रखा है, चलो देख लेते हैं, देख लीजिए 710 किलोजूल मोल इनवर्स उसने सब्लिमेशन एंथैल्पी दे दिया है। और क्या दिया है देख लीजिए जरा, कार्बन हाइड्रोजन 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 बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दिया है 350 और 330। ओके, और क्या देके रखा है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दिया है 350 किलोजूल मोल इनवर्स और ये दिया है 330 किलोजूल मोल इनवर्स। ठीक है, ये देके रखा है। अब क्या करना है, निकालना क्या है, बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड, हाँ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये आपको फाइंड करना है। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे वो सबसे पहले देखते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी हमको फाइंड करना है, तो इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन आपको दी हुई है, इसके लिए अगर मैं बॉन्ड एनर्जी वाला या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वाला अगर मैं इक्वेशन निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल से, या इस रिएक्शन के लिए मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना चाहूँ तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा वो देख लेते हैं। चलिए तो यहां बनेगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्टेंट के बारे में क्या क्या दिया है देखो, रिएक्टेंट के बारे में क्या क्या दिया है। तो रिएक्टेंट यहाँ पे कौन है, कार्बन, और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी दिया है और कार्बन के लिए उसने सब्लिमेशन एनर्जी दिया है। तो इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कार्बन कितना है यहाँ पे देख लीजिए 2 मोल्स है, कितने मोल है, 2 मोल्स है। तो 2 इंटू सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, 2 मोल्स है इसलिए यहाँ पे 2 इंटू क्या लिखे, सब्लिमेशन ऑफ कार्बन, प्लस और कौन सा रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी दिया है उसने। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने मोल है, 1, यहाँ लिखेंगे 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम, रिएक्टेंट के लिए हो गया कंडीशन। अब क्या है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन सॉरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो यहाँ पे मुझे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी तो दिख रही है, लेकिन कार्बन कार्बन के लिए मुझे निकालना है। तो यहाँ पे माइनस करो, माइनस करके यहाँ पर आप देख लो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने, 2 मोल्स है, तो 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, प्लस यहाँ पर ही जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कितना है, 1 मोल है, तो 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यही मुझे फाइंड करना है। ये जो लास्ट में अभी अपन ने लिखे ना, ये जो लास्ट में अपन ने लिखे ये निकालना है। और ये बताओ, ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो तो दे के रखा है बेटा, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको दे के रखा है, कितनी है, 225 किलोजूल मोल इनवर्स, तो ये तो हमको दे के रखा है। तो अब वैल्यू पुट करते जाएंगे इसमें, ये जो फॉर्मूला आया इस पे वैल्यू पुट करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले नंबर पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी दी है, 225
ठीक है, यूनिट सब में सेम है तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट आपस में सेम ही आने वाली है, इसलिए अपन यूनिट नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसकी वैल्यू कितनी है 225। अब ये 2 इंटू सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन 710, तो यहाँ पे 2 इंटू 710 प्लस यहाँ पर आओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी देके रखा था 330, कितने मोल थे 1, तो 1 इंटू 330 करेंगे तो 330 आएगा, माइनस, ठीक है, माइनस 2 इंटू सी एच बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, सी एच बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी दिया था 350, और 2 कर लोगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 70 लिख दूं क्या, 700 लिख दूं क्या, क्लियर। 2 इंटू 350 करोगे, ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे आप, तो 2 इंटू 350 करोगे तो कितना जाएगा 700, ठीक है, प्लस आपको यहां से क्या निकालना है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ओके जी। ये वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा ये 1420, ठीक है, प्लस 330 कर लो, 330 माइनस 700, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, 1420 प्लस 330 कितना हो गया यहाँ पे 0571, और इससे 700 माइनस कर दो तो कितना बच गया आपके पास 1050, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया बताइए, आपके पास यहाँ पे इतना सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बना 1050 माइनस डेल एच बी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे क्या है 225, यहाँ पे क्या है 225, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको यहाँ लेके चले जाओ, तो ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1050 माइनस 225 कर लो आप, तो कितना बच जाएगा बताओ, तो यहाँ पे 225 कर लीजिए, तो यहाँ पे बच गया बेटा 5, यहाँ पे कितना बच गया 2, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 825 किलो जूल मोल इनवर्स यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की आ जाएगी बेटा, ठीक है। ये मेरे पास करेक्ट आंसर आएगा, एक बार मैच कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रीवियस पेज में अपन चलते हैं तो देखो यहाँ पे 825 दिख रहा है आपका आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट वाला आपके पास आंसर क्या आ गया, फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया है। तो इसी टाइप से हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस और आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन डील करेंगे। और आप अगर आपको हमारे सारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, प्रॉपर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए और सीक्वेंस में कंटिन्यू पढ़ते चलिए, क्योंकि हमारी जो लेक्चर सीरीज होगी ये कंप्लीट सिलेबस पे होगी। ऐसे नहीं कि एक लेक्चर या 2 लेक्चर पढ़ाने के बाद हम लोग स्टॉप करेंगे। यहाँ सारे सब्जेक्ट में आपको सारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग डिटेल सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और जल्दी पीएनएसटी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, जय हिंद।